हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से पार्ट 3 करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र से। तो ये 200 प्लस क्वेश्चंस का सेशन चल रहा था, जिसमें कि आज पार्ट 3 होगा और ये 50 क्वेश्चन का सेशन होगा। तो अपना क्वेश्चन का आंसर साथ साथ लगाते चलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर क्या है। ऑप्शन ए है हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। ऑप्शन बी कह रहा है कि हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। ऑप्शन सी कह रहा है कि हर 100 जीवित जन्मों में से अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। और ऑप्शन डी कह रहा है कि हर 100 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि बताते हैं शिशु मृत्यु दर हर 1000 जीवित जन्मों में से पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। तो बता दें कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि एसआरएस बुलेटिन मई 2020 के अनुसार भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में 48, उत्तर प्रदेश में 43, असम तथा छत्तीसगढ़ में 41, उड़ीसा में 40 और बिहार में शिशु मृत्यु दर 32 है, जो ये सर्वाधिक दर है इन सभी राज्यों में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि है। ऑप्शन ए है 10.8%, ऑप्शन बी है 12.6%, ऑप्शन सी है 14.3% और ऑप्शन डी है 15.35%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 12.6%। क्योंकि दोस्तों भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर में वृद्धि दर 12.6% यानी कि 52.2 से 64.84 थी। वर्ष 2001 से 2011 तक साक्षरता दर में वृद्धि 8.15% हुई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी। ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 63%, ऑप्शन सी है 65.5% और ऑप्शन डी है 68.5% और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर ई होगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अब ये क्यों होगा आइए बताते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 80.9% तथा महिला साक्षरता दर 64.6% थी। हालांकि वर्ष 2011 के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग जो है ये क्या गलती करता है कि इसका विकल्प जो है ये सी मान लिया है, इसका विकल्प सी मान लिया है, लेकिन इसका होगा करेक्ट आंसर ई। अब क्यों होगा वो तो अभी हम आपको बताएं ही, क्योंकि इसका 65.46% थी, है ना। तो और इसको माना है ये 65.5%, तो इसलिए इसका आंसर ई होना चाहिए, लेकिन ये सी माना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन ए है 12 वर्ष, ऑप्शन बी है 15 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष और ऑप्शन डी है 21 वर्ष। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए थोड़ा डिटेल जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 5 वर्ष निर्धारित है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर
के तहत संपन्न किए जाने वाले कार्यों का हिस्सा है। तो इनमें ये सारे में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अगर ये 5 वर्ष नहीं दिया गया है, न्यूनतम जो है 5 वर्ष नहीं दिया गया है, तो यहाँ तो 12 वर्ष है, 15 वर्ष है, 18 वर्ष है, 21 वर्ष है। तो अगर वहाँ अगर एग्जाम्स में लगाते तो इसको 12 लगा के आते, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? ऑप्शन ए कह रहा है 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40% और ऑप्शन डी 65%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 65%। बता दें दोस्तों कि 2001-2 में भारत की 110 करोड़ आबादी में से 65% लोगों के लिए खेती जीवन का एक ढंग एवं आजीविका का एक प्रमुख साधन था। उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की तुलना में कृषि पर जो है बहुत अधिक जनसंख्या आश्रित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है तापीय, ऑप्शन सी है नाभिकीय और ऑप्शन डी है गैर पारंपरिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तापीय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था। ऑप्शन ए है उदारीकरण, ऑप्शन बी है निजीकरण, ऑप्शन सी है भूमंडलीकरण और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। क्योंकि दोस्तों बताते हैं, भारत सरकार द्वारा जुलाई 1991 से अपनाई गई नई आर्थिक नीति को एलपीजी से संबोधित किया जाता है, जिसका तात्पर्य है एल से लिबरेशन यानी कि उदारीकरण, पी से है प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण और जी से है ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब होगा वैश्वीकरण। तो इनमें से सभी जो होगा करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ओएनजीसी कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए कह रहा है 1856, ऑप्शन बी कह रहा है 1914 और ऑप्शन सी कह रहा है 1936 और ऑप्शन डी कह रहा है 1956। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1956। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी है तृतीयक क्षेत्र और ऑप्शन डी है सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तृतीयक क्षेत्र। क्योंकि दोस्तों भारत में तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करता है। तृतीयक क्षेत्र में 3 अंग है। पहला अंग ये है परिवहन, संचार और व्यापार। दूसरा अंग है मानी कि तीसरा में पहला बता दिए परिवहन, संचार और व्यापार। दूसरा होगा बैंकिंग, बीमा और वास्तविक जायदाद और तीसरा होगा सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं। तृतीय क्षेत्र का सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भाग 1950 से 51 के 27.5% से क्रमशः बढ़ता हुआ वर्ष 2021 में आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 24% हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी है उद्योग क्षेत्र और ऑप्शन डी है व्यापार क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सेवा क्षेत्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है। ऑप्शन ए है दिवालियापन, ऑप्शन बी है व्यापार चक्र, ऑप्शन सी है जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं और ऑप्शन डी है आर्थिक असमानताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्थिक असमानताएं। क्योंकि दोस्तों बताते हैं सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। सापेक्ष निर्धनता के मापन हेतु मुख्यतः 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती है। पहला विधि है लॉरेंस वक्र विधि और दूसरा है गिनी गुणांक। अगर इकोनॉमिक्स को गौर से पढ़े होंगे, ध्यान से पढ़े होंगे या फिर इस बारे में जानते होंगे तो
ये लॉरेंस वक्र क्या है और गिनी गुणांक क्या है, ये आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। ऑप्शन ए है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी है एस चक्रवर्ती, ऑप्शन डी है वेंकैया नायडू और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहम्मद यूनुस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी है तृतीयक क्षेत्र और ऑप्शन डी है खनन क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तृतीयक क्षेत्र। क्योंकि दोस्तों वित्तीय वर्ष 1991-92 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का योगदान 41% से बढ़कर 2020-21 में 54% हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, यानी कि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है कैसे। ऑप्शन है जनसंख्या से, ऑप्शन भी है राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। क्योंकि बताते हैं दोस्तों किसी देश की राष्ट्रीय आय यानी कि कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर NNPFC यानी कि जनसंख्या से भाग देने पर उस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। यानी कि इसका जो है ना किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय निकालने का एक फॉर्मूला है। प्रति व्यक्ति जो आय होगा पर पर्सन जो इनकम होगा, ये निकालने के लिए एक फार्मूला है राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। जो राष्ट्रीय आय होगा ना पूरे देश का जो जितना आय होगा वो जनसंख्या से भाग देने पे इसका प्रति व्यक्ति आय निकल के बाहर आ जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है डॉक्टर मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी है PV नरसिम्हा राव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। यही थे भारत के आर्थिक सुधार का जनक, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्योंकि दोस्तों कांग्रेस की सरकार के जून 1991 के अंत में सत्ता में आने के पश्चात तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 से आर्थिक सुधारों को जिसे नई आर्थिक नीति कहा गया लागू करना प्रारंभ किया। इस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। इसी कारण उदारीकरण की नीति को राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है आयात शुल्क में कमी, ऑप्शन बी है आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह, ऑप्शन डी है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। क्योंकि दोस्तों वैश्वीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश सम्मिलित नहीं होती है, जबकि आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन आदि शामिल हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश कितना होता है, ये बताना है कैसे होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है पहले घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, ऑप्शन बी कह रहा है कि पहले बढ़ता है तत्पश्चात घटता है और ऑप्शन सी कह रहा है कि बढ़ता जाता है और ऑप्शन डी कह रहा है कि स्थिर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, बढ़ता जाता है। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है
का अंश बढ़ता जाता है तथा प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर जिसमें कृषि एवं संबंध गतिविधियां सम्मिलित हैं इसका अंश जो है क्रमशः कम होता जाता है। वर्ष 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान जो है क्रमशः बताते हैं कितना कितना था। तो प्रथम जो क्षेत्र था उसका था 59.2%, द्वितीय क्षेत्र का था 13.3% और तृतीय क्षेत्र का था 27.5%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक यानी कि अवयव के रूप में नहीं लिया गया है। ऑप्शन ए है अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को, ऑप्शन बी है साक्षरता दर को, ऑप्शन सी है जन्म पर जीवन प्रत्याशा को और ऑप्शन डी है शिशु मृत्यु दर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, शिशु मृत्यु दर को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है। ऑप्शन ई है सड़कें, ऑप्शन बी है रेलवे, ऑप्शन सी है शिक्षा एवं स्वास्थ्य और ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है तार संचार और ऑप्शन डी है आवास। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तार संचार। क्योंकि दोस्तों बताते हैं अधिसंरचना जो है दो प्रकार की होती है, पहला भौतिक अधिसंरचना और दूसरा सामाजिक अधिसंरचना। तो भौतिक अधिसंरचना में भौतिक आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत सड़क, बिजली, ऊर्जा, जल एवं वायु परिवहन, दूरसंचार आदि आते हैं और सामाजिक अधिसंरचना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, आवास आदि आते हैं जिनका संबंध मानवीय कौशल के विकास से है। आधारभूत संरचना इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास में इनकी आधारभूत भूमिका होती है। तो मेरे बातों पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा और अपना क्वेश्चन लगाइएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन से बहुत सारा क्वेरी क्लियर हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, ऑप्शन बी है लाल फीताशाही को हटाना, ऑप्शन सी है विनिर्माण की लागत को कम करना, ऑप्शन डी है उत्पाद को प्रतियोगी बनाना और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई होने वाला है, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। ये क्यों होगा बताते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना द्वारा विनिर्माण की लागत कम करना तथा उत्पादों को प्रतियोगी बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना आदि शामिल है। यानी कि इनमें जो है ये सभी शामिल है, इसलिए इनका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है। ऑप्शन ए है मेक इन इंडिया, ऑप्शन बी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑप्शन सी है स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन डी है डिजिटल इंडिया, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। अब क्यों होगा बताते हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विभिन्न मानकों में सुधार द्वारा सरकार उद्योग के विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकास तथा वातावरण बना रही है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इनका एक से अधिक क्यों होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना यानी कि पूरा प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए है APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी है लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन डी है राजीव गांधी और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों बता दें कि पूरा जो है PURA, ये जो है पूरा PURA इसका मतलब होता है
पूरा का मतलब ये होता है, बताते हैं क्या, प्रोविडी प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, इसका संक्षिप्त रूप है। तो दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा विजन 2020 में पूरा मॉडल की अवधारणा का प्रस्ताव दिया गया था। तो पूरा मॉडल का जो है फुल फॉर्म हम अभी आपको बताएं कि प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को प्रदान करने की एक संक्षिप्त रूप है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है। ऑप्शन ए है वृद्धावस्था पेंशन, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य बीमा, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है। ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी है प्राथमिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है पोषण और ऑप्शन डी है ग्रामीण सड़क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, पोषण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए हैं जिसमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए जो है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता मिली है जितनी आशा की जाती थी। और कारण कह रहा है कि केंद्रीकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा है। तो उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि ए का जो है आर सही व्याख्या करता है या नहीं, ये जानना है। तो पहले बताते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर लगाने से पहले आपको बताएं कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आईआरडीपी जैसे अन्य कार्यक्रमों का निष्पादन भी आईआरडीपी के स्तर का अथवा उससे बेहतर रहा है। उदाहरणार्थ बता दें कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिसे आईआरडीपी के साथ साथ अक्टूबर 1980 से प्रारंभ किया गया था, में छठी योजना की अवधि में 15 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन लक्ष्य की अपेक्षा लगभग 18 लाख मानव दिवस रोजगार कायम किया गया। वर्ष 1989 में प्रारंभ जवाहर रोजगार योजना का प्रशासन ग्राम पंचायतों के अधीन रखा गया। अतः कथन तो सही है किंतु कारण सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, कथन सही है, कारण गलत है, असत्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है निर्यात संवर्धन, ऑप्शन बी है कुशल राजकोषीय प्रबंधन, ऑप्शन सी है बैंकिंग सुधार और ऑप्शन डी है ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर कौन से साल को। ऑप्शन ए है 1950 को, ऑप्शन बी है 1951 को, ऑप्शन सी 1952 को और ऑप्शन डी है 1953 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, 1952 को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमति पेंशन कितना प्रतिमाह प्राप्त होगी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है 3500 रुपये, ऑप्शन बी कह रहा है 2000 रुपये और ऑप्शन सी कह रहा है 3000 रुपये और ऑप्शन डी कह रहा है 1500 रुपये और ऑप्शन ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, 3000 रुपये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है परिसंपत्तियों का निर्माण करना, ऑप्शन बी है सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना,
ऑप्शन सी है जल प्रबंधन, ऑप्शन डी है ग्रामीण आय को बढ़ाना और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई होगा। क्यों होगा बताते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है जो संविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूरी करने को तैयार है। इसके अन्य उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना शामिल है, जिसे आमतौर पर सड़कों, नहरों, तालाबों और कुओं जैसे टिकाऊ साधनों का निर्माण किया जाता है। तटबंधों का निर्माण व मरम्मत, भूमि समतल, वृक्षारोपण, जल संरक्षण व संचयन और बाढ़ नियंत्रण व सुरक्षा कार्य इस योजना में शामिल किए जा सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इनमें कौन कौन आते हैं। जल प्रबंधन, ग्रामीण आय को बढ़ावा देना, ये मतलब सारे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य हैं। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अब बताते हैं क्यों। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश तथा पंजाब है 2020-21 के समीक्षा के अनुसार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए किसी उद्यम में सरकार का अंश 60% से अधिक। ऑप्शन बी कह रहा है कि कोई भी वस्तु सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में उत्पादित है। ऑप्शन सी कह रहा है कि यह सहकारिता क्षेत्र का ही दूसरा नाम है। और ऑप्शन डी कह रहा है किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों ही का सम्मिलित स्वामित्व है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है कि किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों ही का सम्मिलित स्वामित्व होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं। ऑप्शन ए है उद्योग में, ऑप्शन बी है कृषि में, ऑप्शन सी है खनन में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि में। क्योंकि भारतीय कृषि की विशिष्ट विशेषता यह है कि यह इस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक श्रम नियोजित है। वस्तुतः छिपी बेरोजगारी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी भारतीय कृषि क्षेत्र की विशेषता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है बिचौलिया की संपत्ति, ऑप्शन बी है भू जोतों का एकत्रीकरण और ऑप्शन सी है सरकारी कृषि और ऑप्शन डी है किसानों को मकान ऋण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसानों को मकान ऋण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। ऑप्शन ए है बीजों की उच्च पैदावार किस्म, ऑप्शन बी है पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, ऑप्शन सी है रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, बीजों की उच्च पैदावार किस्म। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा और भी हैं बीजों के उच्च पैदावार किस्म, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, मतलब ये सारे भी हैं। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा बीजों की उच्च पैदावार किस्म, क्योंकि इसमें यही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई। ऑप्शन ए रुई तथा शक्कर उद्योग, ऑप्शन बी है इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी है जूट तथा रुई उद्योग और ऑप्शन डी है कागज तथा लोहा उद्योग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, जूट तथा रुई उद्योग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। ऑप्शन ए है जूट उद्योग, ऑप्शन बी है लोहा उद्योग,
लोहा तथा इस्पात उद्योग में, ऑप्शन सी है कपड़ा उद्योग में, और ऑप्शन डी है शक्कर उद्योग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, कपड़ा उद्योग में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग है, ऑप्शन ए है लोहा एवं इस्पात, ऑप्शन बी है पटसन, ऑप्शन सी है कपास, और ऑप्शन डी है कागज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, कपास। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है कोयम्बटूर, ऑप्शन सी है मदुरई, ऑप्शन सी है सलेम, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, कोयम्बटूर। क्योंकि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने हैं। कोयम्बटूर में लगभग 919 सूती वस्त्र मिलें हैं, जो तमिलनाडु के कुल मिलों का 40% है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में है, उसके बाद महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मोड वैट जो अप्रैल 2001 से कार्यान्वित होगा प्रस्थापित करता है। ऑप्शन ए है बिक्री कर, ऑप्शन बी है सीमा शुल्क, ऑप्शन सी है राज्य आबकारी शुल्क, ऑप्शन डी है केंद्रीय आबकारी शुल्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा। बताते हैं क्यों नहीं होगा। क्योंकि एल के झा कमेटी 1981 की संस्तुति पर वर्ष 1986-87 के बजट में मूल्य वर्धित कर वैट की एक संशोधित प्रणाली मोड वैट यानी कि मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स लागू की गई। तो मोड वैट विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन अर्थात औद्योगिक उत्पादों पर आरोपित की गई थी। यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क है जिसमें उत्पादकों द्वारा मध्यवर्ती आगत पर चुकाए गए कर को घटाने यानी कि डिडक्शन की व्यवस्था थी। मोड वैट के पश्चात बजट 2000 और 2001 से सेन वैट तथा इसी की अगली कड़ी में 1 अप्रैल 2005 से वैट लागू किया गया। अब सरकार ने 1 जुलाई 2017 से समान वस्तु सेवा कर यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स यानी जीएसटी लागू किया गया है। तो अब बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन ई रहता तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक लगा के आ जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि इनमें से एक से अधिक आंसर होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं। ऑप्शन ए भार ह्रास मूलक, ऑप्शन बी है भार वृद्धि मूलक, ऑप्शन सी है भार सम मूलक, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, भार ह्रास मूलक। क्योंकि कपास उद्योग यानी कि कॉटन इंडस्ट्री में प्रयुक्त आगत कपास, जूट, ऊन आदि भार ह्रास मूलक प्रकृति के होते हैं। इन कच्चे मालों का प्रारंभिक अवस्था में भार अधिक होता है तथा इनके भार में निश्चित अवधि तक कमी आती है। इस अवधि के पश्चात ही ये अपने मूल स्वरूप में आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निर्देश दिया हुआ है। निर्देश यह है कि निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कथन ए कह रहा है एसर्शन कि गत सदी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया। और कारण कह रहा है रीजन, इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। वीडियो को पॉज करके आप लोग अच्छे से समझिएगा और इसका करेक्ट आंसर लगाइएगा। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कोर उद्योग क्या है। ऑप्शन ए है विद्युत, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम पदार्थ, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि 8 उद्योग है, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम परिशोधन उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और विद्युत जो मुख्य उद्योग कहा जाता है।
यानी कि कोर सेक्टर कहा जाता है। कोर सेक्टर को मुख्य उद्योग कहा जाता है। तो ये सभी आएंगे और इसमें 8 आएंगे जो विभिन्न थे, बताएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी है घाटा पूर्ति और ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक से उधार लेना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भारत सरकार को वर्ष 1990-91 से प्राप्त कुल राजस्व में अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व का योगदान सर्वाधिक 78.4% था। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्रत्येक कर सकल घरेलू उत्पाद का 5% तथा अप्रत्यक्ष कर 4.9% हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट यानी कि 2017-18 के अभीष्ट उद्देश्यों में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए है भारत को रूपांतरित करना, ऑप्शन बी है भारत को स्वच्छ करना, ऑप्शन सी है भारत को शिक्षित करना, ऑप्शन डी है भारत को ऊर्जावान बनाना और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत को शिक्षित करना। 1 फरवरी 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, हमें पता है कि हमें अपने लोगों के लिए और अधिक करने की ज़रूरत है। हमारा एजेंडा भारत को बदलने, ऊर्जा देने और स्वच्छ करने के लिए है, जो टेक इंडिया यानी कि ट्रांसफॉर्म एनर्जीज एंड क्लीन इंडिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए है भूमि कर, ऑप्शन बी है कृषि आयकर, ऑप्शन सी है आयात शुल्क और ऑप्शन डी है बिक्री कर। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रश्न में जो राज्य सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत बिक्री कर था, परंतु वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया अनुदान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है। ऑप्शन ए है सुरक्षा, ऑप्शन बी है विकास, ऑप्शन सी है प्रशासन और ऑप्शन डी है सहायतार्थ अनुदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, विकास। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। ऑप्शन ए है आयकर, ऑप्शन बी है भूमि राजस्व, ऑप्शन सी है सीमा शुल्क और ऑप्शन डी है उत्पाद शुल्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, भूमि राजस्व, क्योंकि उपयुक्त विकल्प में जो आयकर है, सीमा शुल्क है तथा उत्पाद शुल्क है, उत्पाद शुल्क जो है तो केंद्रीय सरकार के कर है, किंतु भूमि राजस्व राज्य सरकार के आरोपित एवं संग्रहित करती है। जो भूमि राजस्व है ये राज्य सरकारें आरोपित एवं संग्रहित करते हैं। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क ये सब केंद्रीय सरकार कर लेती हैं ये सब पे। आइए ये सब है उन केंद्र सरकार की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। ऑप्शन ए आयात शुल्क, कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन बी है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और ऑप्शन सी है निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा आरोपित केंद्रीय उत्पाद शुल्क का विभाजन केंद्र एवं राज्यों के बीच किया जाता था। वर्तमान स्थिति यह है कि 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर 80वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके आधार पर अब केंद्र सरकार के सभी कर राज्य के साथ विभाजनीय हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से दो परोक्ष कर हैं। निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं। ऑप्शन है बिक्री कर व आयकर, ऑप्शन बी है आयकर व संपत्ति कर, ऑप्शन सी कह रहा है कि बिक्री कर व उत्पाद शुल्क
और ऑप्शन डी कह रहा है आयकर व उत्पाद शुल्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, बिक्री कर व उत्पाद शुल्क, सॉरी उत्पादन शुल्क। क्योंकि उपरोक्त जो विकल्प है इनमें दिए गए आयकर, संपत्ति कर, प्रत्यक्ष कर, जबकि बिक्री कर, उत्पादन शुल्क परोक्ष कर हैं। तो आशा करते हैं कि आज के वीडियो से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।